से हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ननद का हिसाब। रचना की शादी हेमलता जी के बेटे मयंक से हुई थी। रचना विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। रचना के ससुराल में उसकी सास हेमलता जी, पति मयंक, एक कुंवारा देवर अरुण और एक शादीशुदा ननद मंजू थी, जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी। मयंक पूरी तरह से अपनी माँ हेमलता जी और शादीशुदा बहन मंजू के कहे अनुसार चलता था। रचना को ऐसा लगता था कि मयंक को अगर एक गिलास पानी भी पीना होता था तो वह माँ के आदेश देने पर ही पीता है। ननद मंजू तो 4 कदम आगे थी। वह रचना का पूरा हिसाब रखती थी। अगर रचना एक बिंदी भी खरीदने के लिए पैसे अपने पति मयंक से मांगती थी तो उसका हिसाब मंजू को देना होता था। और फिर उसका कहना होता था, अभी अभी तो शादी हुई है और चूड़ियां बिंदियां कम पड़ने लगी। अपनी ननद की बात सुनकर रचना बेचारी चुप रह जाती। रचना अच्छा खासा दहेज लेकर आई थी, लेकिन फिर भी बात बात पर रचना की सास हेमलता जी, ननद रानी मंजू और देवर अरुण उसको ताना मारा करते थे। रचना दहेज में एक एसी भी लाई थी, जो कि उसकी मम्मी पापा ने रचना के कमरे के लिए दिया था। लेकिन सासू माँ और ननद का कहना था, क्या देवर अरुण के कमरे में एसी नहीं लगेगा? जब एसी देना था तो दोनों भाइयों के लिए देते। मेरा छोटा बेटा बिना एसी के रहेगा? उन लालची लोगों को समझ नहीं आता था कि इंसान अपनी बेटी को भी दे और अपने दामाद के छोटे भाई के लिए भी दे। खैर, रचना के पति मयंक का तो और बुरा हाल था। बीवी का साथ देने की बजाय वो रचना से ही लड़ता कि 2 एसी क्यों नहीं दिए गए तुम्हारे मायके वालों ने। रचना की ननद मंजू अपने ससुराल से ज्यादा अपने मायके का हिसाब किताब रखती थी। इसी तरह से करीब 4 महीने बीत गए। अब गर्मी जाने को थी, लेकिन रचना के कमरे में एसी नहीं लगा था, क्योंकि सासू माँ का कहना था, जब तक उनके छोटे बेटे के कमरे में के लिए रचना के पापा एसी नहीं देंगे तब तक रचना के कमरे में एसी नहीं लगेगा। बहुत ही नीच और घटिया थे रचना के ससुराल वाले। और तो और उसका पति भी रचना के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। और इन सबों में सबसे अधिक सातिर थी रचना की ननद मंजू, जो कि रचना की शादी होने के 4 महीने में 3 महीने से अपने मायके थी। जब वह भी मंजू रचना के शादी में मिली हुई साड़ी और मेकअप लेकर बैठ जाती और जो कुछ भी उसे पसंद आता हर बार ले जाती। इस पर उसकी माँ और भाई बोलते, हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी इसके पास तो इतना है और मेकअप करने के लिए भी तो शकल होनी चाहिए, जो कि इस गवार के पास है ही नहीं। तो ये गवार मेकअप लगा के क्या करेगी? और उल्टी सीधी बातें करके हंसने लगते और रचना का मजाक बनाते। रचना सब कुछ बर्दाश्त करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने सिखा रखा था कि ससुराल में शुरू शुरू में काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। रचना अगर कभी अपने मम्मी पापा से फोन पर बात करती तो सारा परिवार मिलकर उसकी बातें सुनते और उसे ज्यादा देर बात भी नहीं करने देते। बहुत परेशान हो गई थी रचना। ननद मंजू जब अपने ससुराल चली जाती तो भी घंटों मयंक से फोन पर बातें किया करती थी और रचना की एक एक चीज का हिसाब लिया करती थी। और मयंक बहुत आराम से सारे हिसाब दे भी दिया करता था और जैसा बहन समझाती थी वैसा ही रचना के साथ करता भी था। इसी बीच रचना गर्भवती हो गई। अब तो रचना के लिए और मुश्किल बढ़ गई, उसे बहुत उल्टियां आती थी। लेकिन फिर भी सासू माँ और ननद का कहना था कि यह तो हर औरत को झेलना पड़ता है, तुम कोई पहली औरत नहीं हो, इसीलिए सारे काम तो तुम्हें पहले की तरह ही करने पड़ेंगे। रचना कितनी बार उल्टियां करती है, इसका तक हिसाब अपनी माँ और भाई से फोन पर ले लिया करती थी और साथ में यह भी बोला करती थी कि इतनी उल्टियां भला कहाँ होती हैं, इसमें से आधे तो वह झूठा ड्रामा करती है तुम लोगों को दिखाने के लिए कि वह कितनी तकलीफ में है। उसके इस नकली ड्रामे के चक्कर में मत आना, नहीं तो कोई काम नहीं करेगी और चुपचाप कमरे में आराम करेगी और बुढ़ापे में माँ को सारा काम करना पड़ेगा। भला कोई उल्टी करने का ड्रामा कर सकता है क्या? लेकिन मंजू ने मयंक को समझा रखा था कि दिन में अगर 2 बार से अधिक उल्टियां होती हैं तो समझ लो ड्रामा कर रही है। और मयंक भी उसी को सच मानता था और रचना को दिन भर घर के कामों में लगाए रखता था। रचना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह लोग उसे मायके नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि मंजू ने मयंक को समझा रखा था कि यह मायके जाएगी तो यहाँ की बुराइयां करेगी कि हमने इसके साथ गलत व्यवहार किया है, इससे हमारी बदनामी होगी, जबकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसे अपने घर के रंग में ढालने के लिए थोड़ा कड़ा रहना जरूरी है, इसलिए इसे मायके मत भेजो। लेकिन जब आखिरी महीना आ गया और अब रचना की सास को लगा कि बच्चा अब कभी भी हो सकता है और उन्हें सारी देख रेख करनी पड़ेगी, तो आखिरी के 15 दिन पहले उन्होंने रचना को मयंक के साथ मायके भिजवा दिया, क्योंकि बहू तो सिर्फ घर के फर्ज निभाने के लिए और जिम्मेदारियां निभाने के लिए होती है, और बहू के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं वह ससुराल वालों की नहीं होती, वह तो उसके मायके वालों की होती हैं। रचना जब मायके गई तो मायके में उसकी हालत देखकर उसकी मम्मी और पापा की आंखों में आंसू आ गए। इतनी कमजोर हो चुकी थी। मायके में रचना का बहुत ख्याल रखा गया, तो कुछ दिनों में रचना थोड़ी स्वस्थ हो गई और फिर उसके बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब ससुराल वालों ने एक नया ताना मारना शुरू कर दिया और बोलने लगे
कैसी लड़की है, हमारे खानदान की परंपरा तोड़ दी। हमारे यहाँ तो पहला बच्चा बेटा होता है। मेरा पहला बेटा मयंक था, उसके बाद मंजू हुई, उसके बाद अरुण, और हमारे खानदान में सबको पहला बच्चा बेटा ही हुआ है। यहाँ तक कि मेरी बेटी मंजू को भी पहला बच्चा बेटा ही हुआ है। डिलीवरी के तुरंत बाद सास, देवर और ननद के इतने ढेर सारे ताने सुनने को मिलने लगे। सास हेमलता को पता था कि अगर अभी रचना को ससुराल ले गए तो कुछ दिन तो उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी, और पर ससुराल में बहू की सेवा भला कौन करेगा। इसलिए रचना को मायके में ही रहने दिया। और जब डिलीवरी को 1.25 महीना हो गया तो सासू माँ को लगा कि अब रचना थोड़ा बहुत काम करने लायक हो गई होगी। मयंक को भेजकर जबरदस्ती रचना को ससुराल बुला लिया गया। रचना के माँ पापा ने बहुत रोका कि अभी रचना इतनी कमजोर है, बच्चों को 4-5 महीने का हो जाने दो तब ले जाना, लेकिन मयंक कहाँ मानने वाला था। माँ और बहन ने उसे पूरा सिखाकर भेजा था। रचना बच्चे को लेकर ससुराल आ गई। ससुराल में रचना के ऊपर पहले की तरह सारे काम की जिम्मेदारी डाल दी गई। रचना जैसे तैसे घर के कामों को करती थी। सासू माँ बच्ची को भी नहीं पकड़ती थी। बच्ची रोती रहती थी। रचना बच्ची और घर संभालते संभालते बेहाल हो जाती थी। ऊपर से गर्मी थी। रचना की बेटी गर्मी से परेशान हो जाती थी और रात रात भर रोती थी। रचना ने एक दिन मयंक से कहा कि एसी पड़ी हुई है जो कि शादी में मिली है, उसे कमरे में लगवा दो। मेरे लिए ना सही अपनी बेटी के लिए लगवा दो, रात भर गर्मी से रोती है। तो सासू माँ और मंजू बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा बोलने की, जब हमने पहले ही बोल दिया है कि जब तक हमारे छोटे बेटे के कमरे के लिए तुम्हारा बाप एसी नहीं देगा या एसी कहीं नहीं लगने देंगे। अगर कोशिश भी की ना, मैं अभी के अभी इसे केरोसिन डालकर जला दूंगी। अब रचना की बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने बोल दिया, क्यों, देवर का ठेका मेरे पापा ने ले रखा है? देवर के ससुराल से नहीं मिलेगा क्या एसी? पहली बार आज रचना ने जुबान खोली थी, क्योंकि अब हद से ज्यादा हो चुका था। लेकिन मंजू ने तुरंत मयंक को इशारा किया कि अगर आज तुमने इसका समाधान नहीं किया तो यह आगे तुम लोगों के सर पर चढ़कर नाचेगी। जोरदार तमाचा रचना को लगाया। रचना को यकीन नहीं हुआ कि मयंक उसके ऊपर हाथ उठा सकता है। उसके बाद मयंक रचना को उसके मायके छोड़ आया और रचना के मम्मी पापा से बोला, अपनी बेटी को अपने पास रखो, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, कहकर मयंक वहां से चला गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मयंक के जाने के बाद रचना ने जब सारी बातें बताई तो उसकी मम्मी पापा को बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा उनकी बेटी बहुत गलत घर में फंस चुकी है, पर अब कर क्या सकते हैं, और अब तो एक बच्चा भी हो चुका है। खैर रचना ने भी कुछ दिनों तक मयंक को फोन नहीं किया। कुछ दिनों के बाद रचना का दिल नहीं माना और उसने मयंक को फोन किया तो मयंक ने ठीक से बात नहीं की और बोला, मंजू ने तुमसे बात करने के लिए साफ मना किया है। अगर मैंने तुमसे बात की तो मंजू और माँ दोनों को बहुत बुरा लगेगा, और तुम तो हो ही बदतमीज। मंजू ने सही बोला था, अगर मैं तुम्हारी बदतमीजी सहता रहूंगा तो तुम सर पर चढ़कर नाचोगी। मयंक को समझ नहीं आता था कि उसके माँ, भाई और बहन उसे अपने अनुसार चला रहे हैं, ना कि उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने दे रहे हैं। रचना को भी बड़ा अजीब लगता था। माँ का तो तब भी समझ में आता था, बहन मंजू क्यों ये सब कर रही थी उसे समझ नहीं आता था। मंजू ससुराल में होने पर लगभग रोज मयंक से फोन पर घंटों बातें किया करती थी और उसे पता नहीं क्या क्या समझाया करती थी। कौन से भाई बहन रोज घंटों घंटों फोन पर बात करते हैं, वह भी शादीशुदा भाई बहन। मंजू मयंक के एक एक काम के हिसाब लेती थी। एक बार तो रचना ने फोन पर यहाँ तक सुना था कि मंजू रचना के पीरियड्स के डेट का हिसाब तक ले रही थी। बहुत गुस्सा आया था रचना को। यह कैसे भाई बहन हैं कि भाभी की एक एक चीज भाई से जाननी होती है। कोई शर्म लिहाज नहीं, सिर्फ इसलिए कि अपनी भाभी की जिंदगी तबाह कर सके। कितनी नीच और घटिया औरत है। रचना को यह भी पता था कि मंजू इतनी बदतमीज है कि उसने अपने ससुराल में भी सबका जीना हराम करके रखा हुआ है और अपने पति के साथ पूरे घर में अपना हुक्म चलाती है। ससुराल में किसी की हिम्मत नहीं होती मंजू से लड़ने की, और यही हाल उसने मायके में भी कर रखा है। मयंक को पूरा अपने कब्जे में कर रखा है। अगर मंजू मायके में होती थी तो उसके बेडरूम में ही बैठी रहती थी ताकि पति पत्नी करीब ना आ पाए। और अब तो रचना खुद अपने मायके आ चुकी थी मंजू की मेहरबानी से, लेकिन अब रचना भी अड़ गई थी कि जब तक मयंक खुद उसे लेने नहीं आएगा अब वह अपने ससुराल नहीं जाएगी। रचना के माँ पापा भी रचना के दुख को समझते थे, इसीलिए उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे उसे ससुराल भेजने की। और उनका भी यही कहना था कि अत्याचारों को जितना सहोगी उतना तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। इसका जवाब तो देना बनता ही है। करीब 1 साल का वक्त बीत गया। रचना अभी तक मायके में ही थी। बेटी भी लगभग 10 महीने की हो चुकी थी। अब रचना को ज्यादा मायके में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो जिम्मेदारी मयंक और उसके परिवार की थी वह जिम्मेदारी रचना के मम्मी पापा निभा रहे थे। मंजू मयंक को भड़काती थी ये बोलकर कि अगर तुम अभी रचना को लेने जाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारे सर पर नाचेगी। इससे अच्छा ऐसी पत्नी से छुटकारा पालो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मंजू ने अच्छे से
मयंक का ब्रेन वॉश किया। मयंक ने तलाक के कागज रचना को भेज दिए। तलाक के कागज देखकर अब रचना को समझ में आ चुका था कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। रचना अपने मम्मी पापा से बोली, अब तक हम लोग चुप थे और इसका इन लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, मुझे खाना तक नहीं दिया, भूखा रखा है, मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मानसिक परेशानी दी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है मुझे सताने में। ऊपर से शादी के बाद भी काफी दहेज लिया है और अब इन्हें तलाक चाहिए। अब मैं इन्हें जवाब दूंगी और इन्हीं की भाषा में दूंगी। रचना के माँ बाप को समझ में नहीं आया कि रचना क्या करने वाली है। रचना ने सीधा अपने नंदोई को फोन लगाया और बोला, अपनी बीवी के ऊपर जोर नहीं चलता तेरा। नंदोई ने बोला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। रचना ने साफ बोला, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तेरी बीवी से अपना घर तो संभलता नहीं है, मायका संभालने चली है, भाई का घर संभालेगी। और तू कैसा पति है कि तेरी पत्नी ससुराल से ज्यादा मायके पर दिमाग लगाती है, और तेरी औकात नहीं पत्नी को घर में रखने की, बल्कि उसके पीछे पीछे उसके मायके के पचड़ों में पड़ा रहता है। रचना ने बहुत गंदे तरीके से अपने नंदोई से बात की। नंदोई ने भी गुस्से में बोला, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। रचना बोली, अभी तक तो जुबान पर लगाम लगा रखी थी, अब जाकर तो मेरी जुबान खुली है। अब देख तेरी बीवी और तेरा मैं क्या हाल करती हूँ, और साथ ही साथ तेरे प्यारे ससुराल वालों का। बहुत शौक है ना तेरी बीवी को मायके का हिसाब किताब रखने का। एक एक हिसाब किताब ना निकलवाया उसका तो कहना, अब मैं सीधे थाने जा रही हूँ रिपोर्ट करने, और मेरी रिपोर्ट में सबसे पहला नाम तेरा और तेरी बीवी का रहेगा। मेरी जिंदगी खराब करके रखी है तुम लोगों ने। भले तुम लोग सब जमानत पर छूट जाओ, लेकिन कम से कम एक दो दिन तो पुलिस की ऐसी लाठी पड़वाऊंगी, इतना कुटवाऊंगी, इतना कि जिंदगी भर याद रखोगे, सही से चलने लायक नहीं बचोगे। नंदोई को अब थोड़ा डर लगने लगा। उसने बोला, यह सब आप क्या बोल रही हो? मंजू ऐसा क्यों करेगी? आखिर वह मयंक की बहन है। रचना ने बोला, बहन है तो बहन बनकर रहे ना, पत्नी बनने की कोशिश क्यों कर रही है? 24 में से 10 घंटे तो फोन पर बातें करती है, बाकी वक्त मायके में पड़ी रहती है। यह कौन सा भाई बहन का रिश्ता है? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा भाई बहन का रिश्ता। मुझे तो ज्यादा मयंक की बहन से ज्यादा उसकी पत्नी का रिश्ता निभाते हैं ऐसा ही दिखता है। जो रिश्ता एक पत्नी निभाती है वह रिश्ता एक बहन निभा रही है। रचना बहुत गुस्से में थी और उसे बोलते बोलते मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। बहन है तो बहन बन के मायके आए और जाए, मायका संभालने और मायके की मालकिन बनने की कोशिश क्यों कर रही है? नंदोई ने बोला, आप शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। रचना ने बोला, कोई जरूरत नहीं है बात करने की, अब तो तुम लोगों को सीधा तुड़वाऊंगी, और इतना तुड़वाऊंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखें। तुम लोग इस गुमान में होना कि अगर मैं कोई केस मुकदमा करूंगी तो सालों तक केस चलेगा, मैं थक जाऊंगी, मैं हार जाऊंगी, और तुम लोग चैन की बंसी बजाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ और आराम से मुझे कोई भी नौकरी मिल जाएगी, और मेरी मम्मी इतना तो कर ही देंगी कि मेरी बेटी को संभाल ले। मैं अपना और अपनी बेटी का खर्चा बहुत आसानी से चला लूंगी, और मेरा घर इतना बड़ा तो है ही कि आराम से एक कमरे में अपनी बेटी को लेकर रह लूं। लेकिन तुम लोगों को रगड़ कर ना रख दिया तो मेरा नाम बदल देना। तैयार हो जाओ अपनी नई जिंदगी के लिए। रचना की धमकी सुनकर उसका नंदोई डर गया और अपने साले मयंक को रचना और उसकी बातों की रिकॉर्डिंग भेज दी और बोला, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी हमें भी जेल की चक्की पिसवा देगी। तुरंत जाकर अपनी बीवी को अपने घर ले आओ, और अपनी बीवी को तो मैं संभाल लूंगा। अपने जीजा की बात सुनकर मयंक भी डर गया और अपनी बहन मंजू से बोला, दीदी अब क्या करना चाहिए? अपने पति की बात सुनकर मंजू भी डर जाती है और कहती है, रचना को लाने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, तुरंत ही जाकर रचना और उसकी बच्ची को ले आओ, इससे पहले वह थाने में जाकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करे। मयंक तुरंत ही अपने ससुराल रचना और अपनी बेटी को लेने के लिए निकल जाता है और अपने ससुराल पहुंचकर रचना और उसके माँ बाप से माफी मांगता है। अब उसे समझ में आ चुका था किसने क्या गलती की है और उसकी गलती की सजा उसे क्या मिल सकती है। घर पहुंचने से पहले ही मयंक ने एसी वाले को भी फोन कर दिया कि उनके घर पर पहुंचने से पहले एसी वाला पहुंचकर एसी लगा जाए। इस तरह रचना अपने ससुराल पहुंच गई और सबसे पहले जाते ही अपनी ननद मंजू को आड़े हाथों लिया और बोली, मैं कह देती हूँ यह औरत मुझे इस घर में नहीं दिखाई देनी चाहिए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर यह औरत दोबारा इस घर में मेरे सामने आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी। भलाई इसी में है जब मैं घर में ना रहूं यह अपनी माँ से मिलने आ जाए, मेरे सामने अपनी शक्ल लेकर ना आए। और एक बात, भविष्य में कभी यह मेरे पति से बात करती है तो अपने हश्र की जिम्मेदार यह खुद होगी। मैं अपनी गृहस्थी अपने आप संभाल सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और इस तरह से रचना मंजू का उसके मायके आना जाना बंद करवा देती है और अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करने लगती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।